प्रिय गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते इंडिया। मैं आपका अपना योगेश राजपूत आपसे वही चलते चलते चर्चा करने के लिए आ गया। मॉर्निंग में बाहर टहलते भी हैं, चलो एक दूसरे से बात भी करते हैं। और मॉर्निंग के 6:30 हो चुके हैं और तारीख है 17/11/2024। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ मित्रों, आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सभी स्वस्थ और खुश होंगे, सभी अच्छे से हैं। तो प्रिय गाइज, आज की चर्चा जो होगी आपके साथ महत्वपूर्ण होगी। चलते चलते चर्चा तो चर्चा रहेगी कुछ इस प्रकार से। आपने देखी होंगी मेरी पिछली कुछ वीडियोज़ में कि जो वैसे तो मेरा मेन जो एम फोकस रहता है आप लोगों के साथ बात करने का, आप लोगों के साथ जो भी कुछ वीडियो अपनी शेयर करने का वो रहता है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना। अभी जो ये वेदर चल रहा है, अभी इस समय का जो टेम्परेचर है 15 डिग्री मॉर्निंग का, आती हुई ठंड, और इसमें कैसे अपने आप को केयर करना है। वैसे तो मैं तो टहलने के लिए आप देख रहे हैं टी शर्ट में ही निकला हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ लंबी वार्तालाप भी करनी है, चर्चा करनी है। तो इसलिए अभी मैं तो ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहन के निकलता हूँ। वैसे पहनने चाहिए, सुबह शाम की ठंड तो है ही। अपने आप को सेफ्टी रखना पहला कर्तव्य है, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना भी पहला दायित्व है। तो पिछले जो कल की या उससे पहले की वीडियोज़ में आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले गंगा स्नान पर मैं आपसे मिला था। तो वहाँ पर गए थे, किस तरह से श्रद्धालु थे जो अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को पवित्र करने के लिए गंगा में स्नान करने गए थे। गंगा मैया के भक्त, हर हर महादेव के भक्त, जो भी श्रद्धा रखते हैं, रखनी चाहिए सभी को। इससे एक मन को भी एक अपने आप में सुकून मिलता है, शांति मिलती है कि अब हमने कुछ अच्छा कार्य किया है। तो कुछ दिन के लिए मन अच्छा हो जाता है, जो तो कुछ मन में उथल पुथल चल रही होती है वो शांत हो जाती है। तो इस तरीके से ऐसे पूजा पाठ के कार्य, अपने श्रद्धा के इधर उधर तीर्थ विरत करते रहना चाहिए, आना जाना चाहिए जब भी जिसको जैसा समय मिले। तो अपनी पिछली वीडियोज़ में बात चल रही थी कि गंगा स्नान के बाद मन पवित्र, विचार पवित्र करने के बाद जो हमारा प्रभु ने जो हमें शरीर दिया है, जो बनाया है पंच तत्वों से, 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, अग्नि। तो और फिर प्रभु ने जब देखा कि मैंने इनके 5 शक्तिशाली तत्वों से इनका शरीर तो बना दिया, लेकिन इन पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, तो नियंत्रण रखने के लिए प्रभु ने हमें दे दिए 5 विकार, 5 बुराई, कि अपने आप ही जब इनकी मन और बुद्धि भ्रष्ट होगी तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तो नष्ट करने के लिए हमारे पीछे लगा दिए 5 विकार: काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो हमारी जो कल चर्चा हो गई थी वो हो गई थी काम वासना पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, क्रोध पर कैसे नियंत्रण रखा जाए। तो आज का विषय है अहंकार। अहंकार जो सबसे, ये सब पांचों ही वैसे तो मनुष्य के, व्यक्ति के दुश्मन हैं। कोई और दुश्मन हो ना हो, अड़ोस पड़ोसी दुश्मन हो ना हो, अपने दुश्मन हो ना हो, रिश्तेदार दुश्मन ना हो, लेकिन व्यक्ति के सबसे 5 जो विकार है वही सबसे भारी भरकम दुश्मन है। आतंकवादी, उग्रवादियों से भी ज़्यादा दुश्मन है ये 5 विकार: काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो अहंकार की आज बात आ जाती है। अहंकार व्यक्ति में कब आता है और कैसे आता है और कैसे इस पर नियंत्रण रखा जाए। जब कोई भी व्यक्ति अचानक से बिना स्ट्रगल किए हुए, जो संघर्ष करते हुए ऊपर बढ़ते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, तो वो क्या है, कभी भी
अहंकार के आवेश में नहीं आते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, अपने मित्र भाई जो होते हैं, जिनको अचानक से प्रभु छप्पड़ फाड़ के, आरसीसी का लिंटल फाड़ के कुछ सफलता दे देता है, तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है। और अहंकार आना व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक है कि अहंकार आ गया, और अहंकार के वश अगर कोई कहीं अधिकारी है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी कोई गवर्नमेंट सेक्टर में अधिकारी है, उसके अंदर अहंकार आ गया, कोई व्यापारी है उसके अंदर अहंकार आ गया, तो फिर उस अहंकार के वश अपने जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं अपने नीचे लेवल के, उनको अननेसेसरी प्रताड़ित करना, उन पे बहुत ज़्यादा कोई सहानुभूति नहीं दिखाना। अगर उन्हें कोई दिक्कत भी कोई आई तो उनके कोई हालचाल नहीं पूछना, कभी कोई दिक्कत नहीं पूछना, तो ये सब अहंकार वश होता है। और जब ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं, अहंकार आ जाता है, तो वो जो एक प्रगति की तरफ ऊपर बढ़ रहा होता है, तब वो नीचे डाउनफॉल में चलते चला जाता है। क्योंकि जब वो अपने एम्प्लॉय हों, अपने जूनियर्स हों, अपने पारिवारिक रिश्तों में, अपने रिश्तेदारी रिश्तों में अहंकार के आवेश में आकर सभी को इग्नोर करने लगता है, सभी की कुछ परेशानियों को इग्नोर करने लगता है, और अपने रिश्तों या जो भी जहाँ भी उसकी कंपनी चल रही है या कोई भी व्यापार जो चल रहा है, कोई भी जो भी अपना एक जॉब या जो भी नौकरी चल रही है, अधिकारी पद पर है, लेवल पर है, या पैसा अचानक से किसी के पास कहीं से कैसे भी आ गया है जो उसको संघर्ष करके प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो सब अहंकार का कारण बनता है। अहंकार वो व्यक्ति में नहीं आना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में इस तरह से कोई अपना अहंकार आ रहा है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जूनियर्स को, अपने परिवार वालों को या अपने रिश्तेदारों को इस तरह का अपना रवैया दिखा रहा है कि जो उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो उस पर उनको वर्क करना चाहिए कि ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। सभी उससे कटे से क्यों रहते हैं, जितना वो बोलता है सिर्फ उतना ही क्यों करते हैं, उसके लिए अपने मन से क्यों नहीं कोई आगे आता है कुछ करने के लिए, पूछने के लिए कि ये मैं कर देता हूँ, ये कार्य मुझे बता दीजिए, ये मैं कर देता हूँ। या कोई भी रिश्तेदार भी अपना नहीं मिलने जुलने आते हैं, तो अधिकतर लोगों में जब अहंकार आ जाता है तो लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, और बहुत एम्प्लॉय अपने बॉस को फिर इस तरह से जब अहंकार बस देखते हैं तो छोड़ के भी चले जाते हैं इधर उधर। एक छोटा सा ही अहंकार का उदाहरण मैं आपको अपना ही दे देता हूँ प्रैक्टिकली, जो मेरे जीवन में जो मैंने महसूस किया है और जो अहंकार के आवेश में आकर बर्बाद हुए हैं, बिल्कुल आसमान से और सीधे ज़मीन पर गिरे हैं। तो मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में एज ए असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, अभी 2009 से 2016 तक, नोटबंदी तक। तो जिस कंपनी में मैं कार्य करता था वो रियल एस्टेट की बहुत नामी हज़ारों करोड़ों का प्रोजेक्ट करने वाली कंपनी थी। अभी उसका नाम लेना तो सही नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं नाम लूँगा तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन किस तरह से अहंकार के आवेश में आकर हज़ारों करोड़ों की कंपनी भी एकदम ऑन रोड आ जाती है अहंकार के कारण ही। तो उस कंपनी के एक जो सबसे मुख्य बॉस थे, उनका उम्र था 80 वर्ष, और वो एक तरीके से चेयरमैन ही कहे जाते थे। इतने अच्छे इंसान थे कि उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और जब मैं उनकी कंपनी में कार्यरत था एज ए असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, और मैं कंस्ट्रक्शन का उनका एक प्रोजेक्ट पर ही काम देख रहा था, मेरे भी ऊपर मेरे सीनियर अधिकारी थे, उनके ही आदेश पर मैं जो भी कार्य करता था। तो मैं
जो भी वर्क मिलता था सिंसियरिटी से करता था, दिन हो चाहे रात हो, 24-24 घंटे 36 घंटे लगातार भी मैं कार्य करता था उनके लिए, उनकी कंपनी के लिए। अपने प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर जो मुझे आदेश देते थे तो, और मैं फील्ड में अक्सर ज़्यादातर खड़े होकर ही कार्य करवाता था कंस्ट्रक्शन का। तो ऐसे ही वो अपने जो मैन मुख्य कंपनी के चेयरमैन थे, 80 वर्ष उम्र थी, फॉर्च्यूनर कार से एक दिन अचानक प्रोजेक्ट पर आते हैं। दिन में मैं खड़ा था वहीं पर और अपने ड्राइवर से कहकर मुझे बुलाते हैं कि इंजीनियर साहब को इनको बुलाना, कुछ प्रोजेक्ट उनका उस समय थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, उनको और जल्दी में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके फ्लैट जो बन रहे थे, फ्लैटों को हैंडओवर देना था कुछ टावर्स को पार्ट वाइज। तो मुझे ड्राइवर ने बुलाया उनके, और मैं गया उनके पास गाड़ी पर और बोले कि धीर क्या दिक्कत है। तो मैंने उनको जो रियल से था, रियल जो डिफ़िकल्टीज थी उनको बता दी कि सर ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम्स हैं, मैन पावर की प्रॉब्लम्स है या मटेरियल की प्रॉब्लम्स है। अगर मैन पावर और मटेरियल्स दो ही होते हैं प्रोजेक्ट में नीड, अगर दोनों हमें मिलते हैं तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छी स्पीड में वॉर फुटिंग पर हो जाएगा और दिन रात काम करके टाइम से पोजीशन हैंडओवर वगैरह दिया जा सकता है फ्लैटों का। तो उन्होंने कुछ लगा उनको कि हाँ, जो ये फील्ड में काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, कुछ सही कह रहे हैं, ऐसे जो भी रिपोर्ट है इनकी वो सही है। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे अपने साथ बैठाया, थोड़ी और चर्चा करी, फिर चाय वाय पिलाई। उन्होंने 80 वर्षीय चेयरमैन जो लाखों करोड़ों की प्रोजेक्ट की कंपनी के मालिक हैं और मैं फील्ड में काम कराने वाला एक असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, उन्होंने जब मुझे अपने साथ बिठाकर वार्तालाप की, डिस्कशन किया प्रोजेक्ट से संबंधित, तो और जो डिफ़िकल्टीज पूछी नोट करके, अगले दिन से ही उन्होंने मुझे हेल्प करनी शुरू कर दी कि धीर तुम सीधा मुझे रिपोर्ट करो और मैं तुमको फ़ोन करूँगा, जो भी डिफ़िकल्टी, जो भी दिक्कत होगी वर्क को स्पीड करने में, वो तुम्हें पूरी सुविधा मिलेगी। तो उनके फ़ोन फिर आने लगे, मैं जो भी ग्राउंड की डिफ़िकल्टीज होती थी उन्हें बताने लगा कि सर ये मटेरियल नहीं है, मैन पावर नहीं है। तो मैन पावर का उन्होंने कहा कि मैन पावर अरेंज कैसे होगी। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर तो अपनी नहीं दे पा रहे मैन पावर, उन्होंने खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं लेबर के लिए। तो एक यहाँ आसपास लेबर चौक भी है जहाँ 50-100 लेबर खड़ी रहती है, वहाँ से अपना ले लेते हैं अगर काम किसी भी कीमत पर पूरा करना है टाइम से। तो उन्होंने कहा धीर जैसे तुम्हें करना है वैसे करो। तो हम अपना ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह लेके और लेबर फिर चौक से लाने लगे। लेबर चौक का जो लेबर होता था उसका कैश पेमेंट देना होता था। तो उन्होंने कंपनी के लिए कैश पेमेंट देना एक बहुत ही टफ टास्क है, लेकिन उन्होंने कैश में वो